नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। सीसीएस की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हुंकार भरी है और ये बैठक इतनी अहम थी कि इसके बाद बहुत सारे फैसले ले लिए गए और इसी बैठक के जरिए पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया गया। और ये संदेश सिर्फ दिल्ली से नहीं, सीधे बिहार से, मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अब की बार घर में घुसकर जवाब देंगे, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, नई भारत की नीति का ऐलान है। सीसीएस के फैसलों के बाद अब पाकिस्तान की हालत क्या होगी? क्या ये नई नीति आतंक के अंत की शुरुआत है? वहीं दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ प्रहार करने की एकजुटता दिखाई। इससे बैठक शुरू होने से पहले 2 मिनट का मौन रखकर पहलगाम में जो मारे गए हैं लोग, उनको श्रद्धांजलि दी। इन सब के बीच भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया इस पूरे घटनाक्रम में सुरक्षा की भारी चूक के सवाल को ही गायब कर रहा है, जबकि यह सबसे बड़ा और अहम सवाल है। अगर छोटे मोहल्ले गली में, छोटे छोटे जलसों में पुलिस की व्यवस्था रहती है और स्वास्थ्य के छोटे छोटे कैंप भी रहते हैं, तो फिर जहां हजारों लोग थे बैसरण घाटी में, पहलगाम के बैसरण घाटी में जहां हजारों लोग थे, जहां हजारों पर्यटक थे, वहां एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, जबकि ये इलाका आतंकवाद प्रभावित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। तो फिर सुरक्षा ना होना एक बहुत बड़ी चूक भी है। ये कड़वा और तीखा सवाल है, इसे जरूर पूछा जाएगा और मुझे लगता है कि हम सबको, कम से कम जिम्मेदार लोगों को पूछना चाहिए। हमारे पास इनपुट था कि पाकिस्तान सीमा पार करके कुछ आतंकवादी कुछ दिनों पहले ही आ गए और पहलगाम के आसपास का इलाका, और ख़ास तौर पर यह भी उस इनपुट में था कि एक पर्यटक स्थल उनका टारगेट हो सकता है, तो फिर हम क्यों हाथ पर हाथ धरे, हम क्यों बैठे रहे? ये बड़ा सवाल है। जबकि 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में एक सुरक्षा के मुतालिक एक बैठक की। 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री को जाना था, वहाँ पे कार्यक्रम कैंसिल हुआ। 19 अप्रैल को मनोज सिन्हा जो एलजी हैं, उन्होंने बैठक की। पुलिस और सुरक्षा बल एलजी के ही हाथ में है। इन दोनों बैठकों में राज्य के मुख्यमंत्री की कोई शिरकत नहीं थी, उन्हें नहीं बुलाया गया था। ये बड़ा सवाल भी है कि आज हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि कश्मीर केंद्र शासित है और उसकी जो पुलिस है वो एलजी के कंट्रोल में है, सुरक्षा एलजी के कंट्रोल में है, ना कि मुख्यमंत्री के। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं, चुनाव वहाँ हो गए इसलिए आतंकवादी हमला हो गया। जो चुनी हुई सरकार, उसके हाथ में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ये आप जान लीजिए। सारी एजेंसियाँ गृह मंत्री और एलजी के हाथ में है। तो फिर राज्य सरकार का नाम लेकर सुरक्षा के सवाल को इस देश का मीडिया क्यों गुमराह कर रहा है, ये लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये बात ठीक नहीं। क्या हम आतंक के आकाओं को ठीक उसी तरह घुसकर मारेंगे जैसे अमेरिका और इजराइल मारता है? हम क्या हाफिज सईद के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक करेंगे? क्या पाकिस्तान की आईएसआई जो सारा कुछ करती है उस पर हम सीधे हमला करेंगे? इन सब के बीच हम मुतमईन हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी है, कुछ तो बहुत गंभीर होगा, बड़ा होगा, और आतंकवाद का मुंह कुचलने के लिए भारत सरकार तत्पर है। बिहारियां पीछे छुट दे यार, तुम मौत ही कश्मीर की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भर दी है। नापाक जो इरादे हैं पाकिस्तान के, उसके मुंह को कुचलने के लिए उन्होंने हुंकार भर दी है। नापाक पाकिस्तान की जो हरकत है, उसके नापाक आतंक को जमी दोष करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए, उसके नेटवर्क को प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी ये आतंकी छिप जाएं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इस बीच सर्वदलीय बैठक दिल्ली में ख़त्म हो गई है। प्रधानमंत्री समेत
तमाम प्रमुख जो दलों के नेता थे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम लोग शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने है। दिल्ली में पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग विपक्ष ने की थी और प्रधानमंत्री ने आज इस बैठक को किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, माफ़ कीजिएगा, हुई है। प्रधानमंत्री के इनिशिएट करने पर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे। ये बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई है। गृह मंत्री भी थे इस बैठक में। बैठक प्रधानमंत्री के पहल पर, उनके निर्देश पर ये बैठक हुई है। राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीनियर लीडर हैं। संसद भवन परिसर में सभी दलों की ये बैठक थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी इसमें शामिल हुए। तो ये बड़ी एवं अहम खबर आपको हम इस वक्त की बता रहे हैं। अब इस बैठक में जो खबर है मेरे पास कि एक स्वर में सभी ने आतंकवाद का फन कुचलने का समर्थन किया है, कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। अब लौटते हैं वापस अपने कार्यक्रम। इस्लामाबाद में भारत के दूतावास में एक उग्र भीड़ घुस गई है। बड़ी और अहम खबर, कल जिस तरीके से सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान पर तमाम बड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया था, पाकिस्तानियों को देश छोड़ने को कहा गया था, सारे रास्ते पाकिस्तानियों की आमदरफ्त के बंद किए गए थे, शायद उसका ये रिएक्शन है। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में उग्र भीड़ घुस गई है, इसका रिएक्शन हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर है। पाकिस्तान में भारतीयों की जो दूतावास कर्मचारी हैं, कॉन्सुलेट हैं, जो उनकी सुरक्षा में भारी चूक है, भीड़ घुस गई है। अब अभी क्या स्थिति है, वो लोग कैसे अपनी जान बचा रहे होंगे, अभी हमारे पास पूरी डिटेल खबर आनी बाकी है। तो बड़ी और अहम खबर है ये। अब आपको प्रधानमंत्री की वो बयान सुनाते हैं जिससे पाकिस्तान को कम से कम डर जरूर लगा होगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort. तो मधुबनी बिहार की जो सभा थी, जनसभा, उसमें उन्होंने हिंदी में आतंकवाद के आकाओं को संदेश दिया और कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में वो आतंकवादी छिप जाए, हम छोड़ेंगे नहीं। और फिर उसी जनसभा में प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में भाषण दिया।
अब मधुबनी में अंग्रेजी में भाषण देने का कोई तुक नहीं था, लेकिन इसका संदेश सीधे विश्व समुदाय को है, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं उनको है, और दुनिया के वो देश भी हैं जो भारत के समर्थक हैं, कि भारत क्या कहना चाहता है। प्रधानमंत्री का इस जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में जो जनसभा थी, उससे ये एक तरीके से आधिकारिक बयान था भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी। भारत में जो लोग हैं उनके लिए, और विश्व समुदाय के लिए जो हिंदी भाषा को नहीं समझते, अंग्रेजी को समझते हैं। तो एक आधिकारिक बयान प्रधानमंत्री का सामने आ गया कि हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ पीड़ित जो हैं, उनके परिवारों के जो लोग बचे हैं, उनको सुनिए। आतंकवादी आ गए तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया तो हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल के लिए क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, हिंदू काट दो, पहली गन उसी को चला, उसके बाद 70 लोगों को मार दी। कम उम्र के थे, उनने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही भैया तो ऑल पार्टी मीटिंग, जैसा कि हमने बताया कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को पूरी तरह आश्वस्त किया, और सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को आश्वस्त किया कि आप कोई भी कार्रवाई करिए आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद को कुचलने के लिए हम आपके हर कदम का समर्थन करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम देश के साथ हैं। दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष और नेता अन्य दलों के नेताओं ने सरकार को भरोसा दिलाया, मुतमईन किया, ये कहा कि हम आपके साथ हैं। ब्लाइंड सपोर्ट सरकार को कांग्रेस समेत सभी दलों ने दिया है। दोनों नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों ही कांग्रेस के नेता हैं। सारे लोगों जो जितने बैठक में शामिल थे दल, सभी ने ब्लाइंड सपोर्ट दिया है। राष्ट्रपति को सारे मामलों की जानकारी दे दी गई है। हम अब सीधे चर्चा में जाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आलोक भदौरिया जी इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक और विदेश मामलों के मर्मज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत भदौरिया जी। दिनेश सिंह गेट राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ये स्वागत का समय नहीं है, मेरी जुबान से निकल गया, इसके लिए माफ़ी। सीधे फॉरेन एक्सपर्ट से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मौसमी जी के पास सीधे रुख करेंगे। मौसमी जी, कल से आज तक जो फैसले हुए, सीसीएस के फैसले हुए, सर्वदलीय बैठक हुई, और उसके बाद अभी इस्लामाबाद से खबर आई कि रिएक्शन भी हुआ, भारतीय दूतावास में भीड़ घुस गई। इस एक फॉरेन एक्सपर्ट के रूप में, एक विदेशी मामलों के जानकार के तौर पर इन फैसलों को किस तरह आप देख रही हैं, और इस पर पाकिस्तान और उसके जो समर्थक हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या उनसे क्या वो वास्तव में उन लोगों को हवाले करेंगे जिन्होंने इस घटना को किया है?
मौसमी जी। देखिए, फिलहाल पाकिस्तान डर चुके हैं। अब रिएक्शन जो इनका, ये रिएक्शन रिटेलिएटरी, कोई स्ट्रैटेजिक रिएक्शन नहीं है, ये जस्ट रिएक्शनरी है। अभी आपको पता चला होगा कि उन्होंने इंडियन एयर स्पेस भी बंद कर दिया इंडियंस के लिए। तो एयर स्पेस इंडियन एयरलाइंस का बंद कर दिया है। अगर उन्होंने बंद कर दिया है तो खुद के लिए ही हानि। आपको अभी ये पता चल गया होगा कि ऑलरेडी उनके जो सॉवरेन बॉन्ड्स है वो 4% गिर चुके हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी ट्रबल में आ चुके हैं। सो ये सब एक रिटेलिएटरी जो है रिएक्शनरी एक्ट है, वहां घुस गए हैं ये दिखाने के लिए। अभी उन्होंने वार्निंग दिया है भारत को कि वाटर ट्रीटी वायलेट किया है बोल के, लेकिन ये वायलेशन नहीं है। शायद उनको ज्ञान नहीं है, अच्छा से ट्रीटी पढ़ ले वो कि भारत जो भी ये स्टैंड ले रहा है जो वाटर ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड किया है, लीगल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही है, क्योंकि भारत के पास एग्जीक्यूटिव राइट्स है कि वो डैम्स बनाए, मैंने पहले भी कहा है, वो बैरेजेस बनाए, वो स्टोरेज फैसिलिटीज बनाए। और एक लॉ के अंदर ये भी है कि अगर मटेरियल ब्रीच अगर कोई देश करता है तो भारत के पास किसी भी कंट्री के साथ पास वो राइट है कि वो सस्पेंड कर दे, टेम्परेरी सस्पेंड कर दे। और भारत ने कभी भी लिमिट क्रॉस या ऐसा लाइन क्रॉस नहीं किया है, कोई भी ब्रीच नहीं किया है। बट पाकिस्तान हमेशा से ब्रीच करते आए हैं। वो टेरर हमेशा हमारे देश में टेरर क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके वहां से हमारे यहाँ पे मिलिटेंट्स आते रहे हैं, हमारे पीस को भंग कर रहे हैं। सो इंडिया के पास, भारत के पास पूरा राइट है इस ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए। सो ये कुलबुलाहट है पाकिस्तान को, कहीं ना कहीं एक डर है, इसीलिए उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया है दिखाने के लिए। बट अभी भारत को भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो वहां पे लोग हैं, एक्सपैट्स है, एम्बेसडर्स है, जो भी वहां पे हमारे लोग हैं, उनका सेफ्टी भी हमारा कंसर्न है। बट इस बार भारत को ये भी दिखाना पड़ेगा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हर लिमिट क्रॉस कर दिया है। सो आई थिंक बिगर प्लान्स आर कमिंग, बिगर एक्शंस आर कमिंग। जो डिस्कशन है वो मौसमी जी, क्या आप मानती हैं, मौसमी जी इंटरप्ट कर रहा हूं एक सेकंड के लिए, क्या आप मानती हैं कि जो CCS का जो फैसला है, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है, भारत सरकार के जो कदम हैं वो काफी हैं इतने बड़े आतंकी हमले के जवाब में? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जो ये स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं वो सब्स्टिट्यूट कर, हमने जितना खोया है जो हम स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। बट हमें अगर टेररिज्म को जड़ से उखाड़ना है तो टेररिज्म जहां पैदा हो रहा है उस ग्राउंड को खात्मा करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। वो हमारे यहाँ पे टेररिस्ट भेजते रहेंगे, हम 2 मारेंगे, वो कल को 4 भेजेंगे। बट वो ट्रेनिंग ग्राउंड ही हमें खत्म करना जरूरी है। आप देखिए, ये ट्रीटी जब सस्पेंड हुआ है, सस्पेंड होते ही वहां खुद अनरेस्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में डोमेस्टिक अनरेस्ट हो जाएगा, वहां पे वाटर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, हर क्राइसिस। तो वहां के जो लोग है, पब्लिक है, सिटीजन है, वही वहां पे एक अनरेस्ट क्रिएट कर देंगे और कहीं ना कहीं ये इफेक्ट होगा। बट हमें बॉर्डर सिक्योरिटी का भी बहुत कंसर्न, वी शुड बी कंसर्न, बहुत टाइट सिक्योरिटी चाहिए, वी शुड बी विजिलेंट, क्योंकि मैंने ये बार बार हर चैनल में कहा है कि ये लोग काउंटर रिएक्ट करेंगे, ये लोग कोशिश करेंगे और आतंक फैलाने के लिए, क्योंकि इनका ये रिएक्शनरी स्टैंड है। सो वी शुड बी वेरी वेरी विजिलेंट नाउ भारत को। और अच्छा, विश्व समुदाय, मौसमी जी, विश्व समुदाय कैसे देख रहा है इस पूरे घटनाक्रम को? जी क्या कह रहे हैं? विश्व समुदाय कैसे देख रहा है इस घटनाक्रम को? हम क्या माने कि हमारे साथ कौन कौन है? देखिए, पूरा वर्ल्ड आज भारत के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूंगी कि हम चाइना को कभी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान का यह नौबत आ जाएगा कि चाइना के पास जाएंगे, भीख मांगेंगे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भीख मांगेंगे कि जियोपॉलिटिकल बैकअप मिले। अब चाइना डिप्लोमेटिकली भारत के साथ होगा, लेकिन एक्चुअली में भारत के साथ होगा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्ट, बलूचिस्तान में बहुत इन्वेस्ट कर रखा है, उनका भी वहां फायदा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि चाइना को हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी आज भारत के साथ है, क्योंकि टेररिज्म के साथ कोई नहीं हो सकता है। अमेरिका पर हम भरोसा कर सकते हैं पूरी तरीके से? देखिए, जो फिनेंशियल, जो फॉरेन एड आता है, कहीं ना कहीं अमेरिका से भी आता है फॉरेन एड, जो एड आता है पाकिस्तान में। बट इस वक्त मुझे लगता है विद डोनाल्ड ट्रंप
इन द पावर, मुझे लगता है अमेरिका भी भारत के साथ है। तो अभी आगे भारत क्या एक्शन प्लान्स लेते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज लेते हैं, ये हमें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत को भी बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत को अपने आप को प्रूव कर, अब ग्लोबली आइसोलेट करने के लिए भारत को स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ेगा, किस तरीके से पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट घोषणा करे और उनको ग्लोबली आइसोलेट कर दे, सो दैट उनको फॉरेन एड पहुंचे ही ना। तो अभी देखते हैं कि आगे आगे वो भारत क्या स्ट्रैटेजीज लेते हैं। मीटिंग्स अभी भी चल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, बट दैट विल बी अ सरप्राइज ट्रीटमेंट टू पाकिस्तान। जी थैंक यू, बने रहिए। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार साहब लगातार जुड़े हुए हैं। उत्तम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रक्षा के दृष्टिकोण से देखूँ तो लगातार ये सवाल गुम किया जा रहा है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है, और इसके मुतल्लिक जब हम आगे खोजबीन कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में फ़ौजें जो थी 26,000 फ़ौजें वो लद्दाख की तरफ भेजी गई, एक संधि की गई जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को ज़्यादा हो रहा है। तो क्या उस संधि को भी तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाना चाहिए? उत्तम कुमार जी अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। उत्तम कुमार देवनाथ जी, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। अब अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए। इसमें कोई शक नहीं है कि एक चूक भी बहुत ज्यादा चूक है, लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें हमारी फौज लगी हुई है, आरआर बटालियंस लगी हुई हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोकल जो सुरक्षा है वो जेएंडके पुलिस के हाथ में है। अब तीनों जो एजेंसीज हैं वो मिलकर एक चीज पर निर्भर करती है, मुस्तैदी से रहती हैं, उनको इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए होता है। तो इंटेलिजेंस जो है वो सुरक्षा बलों को कौन देता है? थोड़े बहुत हद तक मिलिट्री इंटेलिजेंस बताता है। जो जेएंडके पुलिस है उसकी एलआईयू यूनिट्स जो है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, वो भी कारगर हो जाती हैं। देवनाथ जी, आपको मैं रोक रहा हूँ, वो तस्वीरें दिखा दूँ जो भारतीय दूतावास इस्लामाबाद में है, उसमें किस तरीके से लोगों ने हमला कर दिया है। वो तस्वीरें देखिए, भारतीय दूतावास की तस्वीरें हैं, किस तरीके से हमला कर दिया है वहाँ कि उग्र भीड़, उनके हाथ में कुछ हथियार जैसी चीज़ें भी दिख रही हैं, लोग गेट फांद कर अंदर कूदने की कोशिश किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कितनी दहशत में होंगे दूतावास के लोग, कर्मचारी। ये तस्वीरें देखिए, एम्बियंस उठाइए जरा इसका, एम्बियंस उठाइए इसका। तो ये तस्वीरें देखिए, बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इस तरह के नारे वहाँ के उग्र लोग लगा रहे हैं, और कॉन्सुलेट में, वहाँ भारतीय दूतावास में एक तरीके से आक्रमण कर दिया है। देवनाथ जी जारी रखिए। तो जेएनके में जो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस एजेंसी, एक शब्द होता है फौज में कि 100% कामयाबी के लिए आपको असीमित रिसोर्सेज चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड होता है कि 100 बार से अगर आपने दुश्मन को 90 बार या 95 बार रोक लिया तो अच्छी कामयाबी माना जाता है। जाहिर बात है कि रिसोर्सेज सीमित होते हैं, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो हथियार हो, और सबसे बड़ी बात इंटेलिजेंस इनपुट हो। तो जब दुश्मन 100 बार कोशिश करता है तो 1 या 2 बार वो निकल जाता है। दुनिया की कोई भी फौज या इंटेलिजेंस एजेंसी
ताकि 100 में से 100 बार कामयाब हो जाए। मैं मोसाद का, इजराइल का एग्जांपल देते रहा हूँ। 7 अक्टूबर 2023 में जब इजराइल पर हमास ने हमला किया, तो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मोसाद की बात कर लीजिए या शिन बेट की बात कर लीजिए, उनकी इनपुट को भी समय पर खंगाल कर नेतन्याहू की सरकार करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाई। आईडीएफ को मौका वारदात पहुंचने में, उनकी जो डिफेंस फोर्सेज हैं पहुंचने में करीबन 2 घंटे का समय लग गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोसाद या शिन बेट या आईडीएफ काम नहीं कर रही थी। हम मेंटेन किया जाता है, लेकिन 1 या 2 बार चूक नहीं होती, 1 या 2 बार शत्रु कामयाब हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है शत्रु की ये कामयाबी हमें काफ़ी भारी और महंगी पड़ी। हमें अपने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गंवानी पड़ी। लेकिन सवाल तो ये उठेगा, ये ठीक है, वहाँ पर 12 अप्रैल को गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, 19 अप्रैल को वहाँ के एलजी बैठक कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस एलजी के हाथ में है, सारी एजेंसियाँ गृह मंत्री के हाथ में हैं, और जहाँ एक सेंसिटिव इलाका है पहलगांव, बड़ा टूरिस्ट बैसरण घाटी, बहुत अपने आप में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहाँ 2-3 हज़ार लोग हैं, वहाँ एक पुलिस का एक सिपाही तक नहीं। इसमें कहाँ इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी? अगर नॉर्मल तरीके से अगर पर्यटकों की सुरक्षा में लोग लगे होते तो कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता, तो शायद ही इस तरीके से आतंकवादियों को यह खुला मैदान नहीं मिलता। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। यार तुम मौत ही कसम है, मौत। नापाक आतंक के अंत की हुंकार। हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। इस देश के जाने माने संपादक वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी की तरफ रुख करेंगे। भदौरिया जी, पूरा घटनाक्रम सामने है, लगातार आप 2 दिनों से देख रहे हैं। एक तो जो मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो CCS की बैठक है, प्रधानमंत्री की हुंकार है, उसके मुतालिक, और सुरक्षा का मसला, ठीक है, अभी देवनाथ जी कह रहे थे कि इंटेलिजेंस हो सकता है, इंटेलिजेंस इनपुट था, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग घुस गए हैं और उनका पर्यटक स्थल एक निशाना है। लेकिन जहां एक सेंसिटिव इलाके में 2-3 हज़ार लोग रोज़ हों, पहलगांव तो आप बहुत बार गए हैं, वहाँ बैसरण घाटी में चढ़ने में आमतौर पर 1 से 1.5 घंटा लोगों को लग जाता है। आतंकवादी भी इतनी देर में चढ़े होंगे, कोई एयर ड्रॉप तो हुआ नहीं, और वैसे बड़े आराम से वैसे उतर के गए होंगे कहीं ना कहीं से वो। तो वहाँ पर एक पुलिस का एक भी वर्दीधारी व्यक्ति नहीं था, एक कहते हैं ना हम लोग की कहावत में कि कानी चिड़िया भी नहीं थी। तो इन सब के मद्देनज़र इस पूरे जो घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद दुर्गेश जी। जी, आपने जो चीज कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने जो लोकल जो डायलेक्ट का इस्तेमाल किया वो भी एक अच्छा है, बिल्कुल मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि पिछले 20-25 सालों में, मैं तो 25 साल से गवाह हूँ, इससे ज्यादा का नहीं हूँ, इससे पहले मैं नहीं जा पाया था। लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि कश्मीर में जो महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर भीड़ भाड़ होती हो, वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। मतलब पिछले 20-25 सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि अगर आप कश्मीर जाइए, गाड़ी से जाइए, कैसे जाइए, आपको वहां पर सुरक्षा कर्मी नहीं मिलेंगे। ये कैसे मुमकिन हुआ? तो सवाल है कि ये वैसे ही मुमकिन हुआ जैसे पुलवामा में मुमकिन हुआ था। तो हमको ये देखना पड़ेगा। देखिए, किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, आपको तो क्राइम के बड़े धुरंधर आप रिपोर्टर रह चुके हैं, आपने बहुत आगे तक आपने देखा है, हेड किया पूरा। आपको एक चीज मालूम होगी, लीड बहुत महत्वपूर्ण होगी जी। किसी भी घटनाक्रम में। जी। कोई अगर घटना हो जाए, देखिए घटना नहीं रोकी जा सकती, मैं इस बात से सहमत हूं जी, लेकिन घटना रोकने के बंदोबस्त कितने किए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। घटना होना, बयान देना और एक अपना वो नेतागिरी करना, वो एक अलग मुद्दा है। हिंदी में भाषण देना, अंग्रेजी में भाषण देना एक अलग मुद्दा है। अब किसको संबोधित कर रहे थे? इस देश को संबोधित कर रहे थे। मैं तो यहां से चालू होता हूं। अगर देश को संबोधित कर रहे थे तो भैया सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए?
कौन सा ऐसा जरूरी काम है? क्या बिहार का चुनाव तय हो गया है? घोषणा हो गई है चुनाव आयोग की? नहीं हुई है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप वहां से लौट के आए, उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में आप क्यों नहीं शामिल हुए? ये बिल्कुल वही है जिस तरह यूनिफाइड कमांड की जब श्रीनगर में बैठक होती है, हमारे होम मिनिस्टर जब बैठक लेते हैं तो उसमें से उनको थैंक यू बोल दिया जाता है उमर जी को, क्योंकि आप उनसे वो विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की बैठक आप वहां पर ले रहे हैं। मजाक है? क्या फोकस है? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फोकस क्या है। फोकस से ही आपको पता चलेगा कि आप लोगों को भरमा रहे हैं या आप वास्तव में काम करना चाहते हैं। अगर वास्तव में काम करना चाहते हैं तो घुसकर मारना ये भारत की नीति नहीं है। लेकिन प्रिवेंशन के लिए कोई घटना ना हो पाए इसके लिए आपने क्या बंदोबस्त किया? एक महत्वपूर्ण बात। दूसरा, रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम आपका क्या था? एक गोली चली, क्या वो 2 मिनट में करके चले गए? क्या 5 मिनट में AK-47 से बरसा के चले गए? नहीं गए। क्या गोली की आवाज केवल एक कमरे के अंदर 10 बाई 12 के कमरे में थी? नहीं थी। अगर बाहर थी तो इतने IPS थे, इतने सेना के कर्मी थे, क्या उन लोगों के पास में कोई फोन नहीं था? क्या वॉकी टॉकी नहीं था? क्या उनको आवाज नहीं सुनाई दी? आवाज सुनाई दी तो कितनी देर में उन्होंने रश करने का, अपने फोर्स को वहां पर आगे बढ़ाने का आदेश दिया, और वो कितनी देर में पहुंची? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कि ये आप स्ट्रॉन्ग विल्ड कंट्री हैं या नहीं है। आपने क्या बंदोबस्त किया है, ये ज्यादा जरूरी है। अब यही चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक हमारे आपके एक्सपोर्ट डिफेंस के भी साथी थे, मैं उनके भी मैं एक बात ये कहना चाहूंगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर वो फ्रांस में अगर एक जगह हमला होता है कैफे में, तो आपने देखा होगा वहां पर सिक्योरिटी लोग कैसे लोग जाते हैं जी। नहीं हो तो गूगल में डाल करके आप उसमें देख लीजिएगा, हेलमेट पूरा कवर्ड होता है। हमारे यहाँ तो ये रखा जाता है कि आप केवल एक चेस्ट में आप वो पहने रहेंगे और उनसे कहेंगे कि केवल भैया टेररिस्ट केवल चेस्ट में गोली मारना, गले में मत मार देना, सीने में मत मार देना, ऊपर मत मार देना, चेहरे पे, मतलब केवल चेस्ट में मारना भाई तुम, क्योंकि हमारे पास चेस्ट का ही है। ये है आपकी प्रायोरिटी, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी। अब इस देश में बुलेट ट्रेन बनाने चल रहे हैं। क्यों बुलेट ट्रेन बनाने चल रहे हैं? आप हमारे फोर्स को उतनी सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? फोर्स के लिए लड़ने के लिए सुविधाएं नहीं देना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं उनका वो, आप देखिए ना, फ्रांस के डालिए, गूगल में करिए, अभी देखिए किस तरीके से करते हैं। US का करिए, देखिए नेवी सील पूरी की तरह ढके होते हैं। कोई अपना चेहरा दिखाता है? वो हीरो है क्या? कोई अक्षय कुमार, सलमान खान तो है नहीं, सलमान खान, शाहरुख खान कि अपना हीरो दिखाएंगे एक्शन में। नहीं, उनकी भी सेफ्टी बहुत जरूरी है। वो हेलमेट कहाँ है? वो बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ है? हम लोग अभी भी पहनते हैं बहुत सारी पूरे बातें। अब इन सब के अलावा मेरा बस मानना यही है, 2-3 चीजें बहुत है। राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की मिली, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। क्या देश के लिए कितने लोगों की जाने जाएंगी तब वो आएंगे? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? हम बदला लेंगे, ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव है। पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं, डिटर्मिनेशन वाला। आपने 5 एक्शन लिए, उनके दूतावास के कर्मियों की संख्या घटा दी, ये कर दी। आप कह रहे सिंधु जल समझौता हो जाएगा। आप भूल जा रहे हैं कि वहां पर वर्ल्ड बैंक भी है, आर्बिट्रेरी भी होगा, पाकिस्तान भी उसमें जाएगा अगर आप रोकेंगे। और दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान भी चुप हो जाएगा, सब कुछ चुप हो जाएगा, जैसे नोटबंदी में चुप हो गया था, पूरे देश में दुनिया में आतंकवाद खत्म कर दिया था। लेकिन क्या आपको ये नहीं पता कि वो वहां भी जा सकता है, वर्ल्ड बैंक भी जा सकता है? तो आप क्या करेंगे? दूसरी बात, अगर चला मान लो नहीं भी जाता, आपसे डर गया, बहुत ज्यादा डर गया वो, जैसे चाइना डरा हुआ है गलवान घाटी के बाद में, है ना? उसी तरह अगर पाकिस्तान भी डर गया तो क्या आप नदी का रुख एक दिन में मोड़ लेंगे, 6 महीने में मोड़ लेंगे, साल भर में मोड़ लेंगे, 2 साल में मोड़ लेंगे? आप तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से रह चुके हैं। आपको मालूम है कि केन बेतवा को जोड़ने में कितना समय लगा? मोड़ने में क्या तुरंत हो जाएगा? नहीं होगा तुरंत। तो आप क्या करना चाहते हैं? सवाल तो ये है, सवाल ये है कि हमको पब्लिक को नहीं समझाना है, पब्लिक को नहीं समझाना है, पब्लिक को श्रद्धांजलि नहीं देनी है, पब्लिक को नहीं बताना है। क्यों बताना है भाई पब्लिक को? आपकी CCS की बैठक की आप बातें कर रहे हैं। CCS की बैठक अभी कब हुई? राफेल के बारे में 2023 में आप गूगल कर लीजिए, सब जगह है कि राफेल को, जो मेराइन राफेल था उसके लिए आपने समझौता कर लिया, बातचीत हो गई। तो CCS की बैठक में मंजूरी कब दी गई? 2025 में। क्यों भाई? कौन सोता रहता है? सवाल तो ये है। तो सवाल ये कि हुक्मरानों को ये अपना तय करना पड़ेगा कि अब जैसे एयरफोर्स कह रही है, हम जैसे हमारे ग्रुप कैप्टन साहब हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बंदे आपने जोड़ा है डिस्कशन में, बड़े अधिकारी जोड़े हैं,
बहुत ही सही बात है, लेकिन क्या एयरफोर्स के मुखिया ये नहीं कह चुके कि देश में स्क्वाड्रन की कमी है? क्यों कमी? जब कांग्रेस की सरकार ने 36 राफेल का किया था, तो आपने 36 राफेल क्यों नहीं खरीदा? बुलेट ट्रेन क्यों जरूरी थी? 36 राफेल खरीदते ना, नहीं किए। आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो समझौता, मूल समझौता था, आपने नहीं किया, क्यों? तो सवाल है कि ये सब भी चीजें समझनी पड़ेगी। नैरेटिव नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको संसाधन उपलब्ध कराने हैं। आपकी जो प्रायोरिटी है मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, फोकस्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले देश सुरक्षित होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देश सुरक्षा होगी तभी आपका एफडीआई भी आएगा, तभी आपकी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। देश सुरक्षा और नीतियों में निरंतरता, बातें नहीं। गलवान घाटी में भी आपने बहुत सारी बातें कर डाली थी, इससे पहले जब पठानकोट और उरी हुआ था तब भी आपने बहुत सारी बातें कर ली। मैं सिर्फ एक चीज था, मैं उसको नहीं चेक कर पाया अभी तक। मैंने कई जगह दोस्तों से भी पूछा, क्या वहां पर जब श्रीनगर में जब यूनिफाइड कमांड की जब बैठक हो रही थी, तो क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वहां पे? हाँ, ये संकट है, ये बता नहीं पा रहा है कोई, ये कोई नहीं बता पा रहा। मैंने तो कई से पूछा, कोई बताया ही नहीं। किसी ने बोला हमें नहीं मालूम यार, कुछ पता ही नहीं चल और रहा। कुछ खबरें तो ये भी हैं, मैं देख रहा था कहीं आलोक जी, तो ये भी कुछ पोर्टल्स पर या वेबसाइट्स पर दिख रहा था कि अमित शाह और उसमें बातचीत भी नहीं आपस में हो रही। इस तरह की भी खबरें, पता नहीं कितनी सत्य हैं कितनी। मैं खबरों में नहीं जाता, लेकिन मेरा मानना है कि वो एक फोटो जरूर होनी चाहिए, जिसमें कम से कम एक तो फोटो होनी चाहिए, बजाय कि वो वेंस के बच्चों को खिलाने से ज्यादा बेटर था कि एक फोटो होनी चाहिए कि जिसमें हमारा होम मिनिस्टर, हमारा जिसमें एनएसए, आर्मी चीफ, ये सब बैठे हों। उनकी फोटो नहीं आ रही है, बच्चों को लिली लिली पिली पिली करके फोटो आ रही है। वो कौन सी फोटो देश के लिए जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जरूरत है बताने की एनएसए थे या नहीं थे? अरे बकायदा फोटो में होना चाहिए था ना, फोटो दिखनी चाहिए थी। क्या इतनी बड़ी बैठक होती है, फोटो तक नहीं है? मुझे तो बहुत अजीब लगा कि फोटो नहीं है। तो फोटो होनी चाहिए, उस बैठक की फोटो होनी चाहिए। जी जी। हमारे साथ दिनेश सिंह गेट राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी की रैली से हिंदी और अंग्रेजी में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। दिल्ली में बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी ने की। खैर जो भी हो, लेकिन हम संपूर्ण विपक्ष ने ये कहा कि आप जो कुछ निर्णय लेंगे हम आपके साथ में हैं। लेकिन कुछ कड़वे सवाल भी हैं, उनको हम गुम नहीं कर सकते। सिक्योरिटी का सवाल, जो चीज़ें आलोक जी ने इंगित की वो सवाल, वो तो अपने जगह हैं ही, उनका तो जवाब देना पड़ेगा। और आप केवल कि हम बोले नहीं तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। दिनेश जी। दुर्गेंद्र जी, देखिए, मैं अभी सभी वक्ताओं को मैंने सुना, सभी ने अपनी राय रखी, तो मैं उन सभी की जो राय है उसका सम्मान करता हूँ। खासकर आलोक भदौरिया जी ने बहुत महत्वपूर्ण कई चीजें उठाई। लेकिन मैं देखिए एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि वैंस है तो ठीक है, उनके बच्चों को इलू पिलू करना, कुछ करना, देखिए जो भी जसता तो अपनी तरीके से होता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होंगे। लेकिन देखिए बाहर से कोई विदेशी अगर मेहमान आता है, और हम लोग भी अगर कहीं जगह जाते हैं, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या जैसे कोई भी अगर जाते हैं, इवन जैसे कि प्रतिपक्ष के नेता भी जाते हैं, तो उस वक्त देखिए वहाँ के मतलब जो एक तरह से प्रोटोकॉल जो एक्सटेंड होता है, और उसमें एक तरह से जो प्रोटोकॉल के तहत चीज होती है वो सब की जाती है। दूसरी बात, जैसे बिहार की रैली पे हैं, और दूसरी जैसे सीसीएस की मतलब जो बैठक थी, कैबिनेट कमेटी की जो मतलब सिक्योरिटी का मतलब उसकी जो बैठक थी, तो उसमें देखिए मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई कमी थी, कुछ थी। राजनाथ सिंह जी जो हैं वो नंबर 2 हैं सरकार में, और वो सारी दुनिया जानती है, उसमें बताने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और डिफेंस मिनिस्टर के नाते वो उसमें अगर बैठक में रहता है, कोई खास दिक्कत नहीं है। बाकी जो अन्य जो महत्वपूर्ण जो लोग थे वो सब शामिल थे ऐसे। और प्रधानमंत्री वहां पर जाकर के हिंदी या इंग्लिश में अगर जाकर के बोलते तो उससे क्या पड़ता है? मतलब देखिए बिहार जो है उसका हम कम तरीके से आकलन क्यों करते हैं? बिहार सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस देने वाला प्रदेश है। सबसे ज्यादा शिक्षा में एक तरह से मतलब की गुणवत्ता की अगर बात करें, मतलब से कि उसमें की हाई जैसे स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं। और जितने जैसे कि बड़े आप जैसे मान के चले देखेंगे, जैसे कि मतलब कि शिक्षण संस्थान है, उसमें चाहे आईआईटी लगाएं चाहे दिनेश जी, आलोक जी का कहना था कि इतनी बड़ी घटनाक्रम हुआ इस देश में, कोई इतराज नहीं कि आप बिहार की चुनावी रैलियों में हिंदी अंग्रेजी में बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। वेंस के बच्चों को खूब खिलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मौका नहीं है, ये मौका नहीं। हमारे 28 लोग मारे गए हैं, ये मौका नहीं है। महत्वपूर्ण ये है। दूसरा मसला ये है कि आप कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत दृढ़ता के साथ में चीज़ों को कहा है। लेकिन मूल बात यह है कि अब तक देश के जो प्रमुख लोग हैं,
कम से कम प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घटना के बाद, दुनिया के हमने नहीं देखा कि इतनी बड़ी घटनाएं, जितने भी आतंकवादी हमले हैं, उसके बाद उस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तत्काल प्रेस के सामने आया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि ये स्थिति, इतने मरे, ये हम करने जा रहे हैं। वो एक रैली से हो रहा है। इस बात को लेकर सवाल लोग उठा रहे हैं ना। देखिए ध्रुवेंद्र जी, मैं अपने तरीके जैसे जिस प्रकार से अन्य वक्ताओं ने अपनी बातचीत पूरी तरीके से रखी है, तो उन सभी विद्वानों का मैं सम्मान करता हूँ। उसी प्रकार से देखिए मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत जैसे अपना दौरा था बीच में जैसे कैंसिल करके और तुरंत वापस आ गए, और एयरपोर्ट पे आकर के इन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे या जैसे जो भी, जैसे कि मतलब इंक्लूडिंग जैसे कि अजीत डोभाल जो थे, तो उनसे ही मिले और सबसे बातचीत करके बैठक की और उस बारे में जो उचित जैसे मशवरा करने के बाद में जो राय देनी थी वो दी, और तुरंत एक्शन उठाने मतलब एक्शन करने के लिए काम किया। और उसके बाद में उसी प्रकार से गृह मंत्री जो है तुरंत फ्लाई कर जाते हैं जम्मू कश्मीर। तो उसमें मतलब मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई जो दिक्कत परेशानी इसमें कुछ रही। और दूसरी बात देखिए, जहां पर जैसे चूक रही 100% चूक रही, लेकिन जैसे जिस प्रकार से जैसे अभी कुछ चीजों को और मुंबई हमले के बाद शिवराज पाटिल ने मुंबई हमले के बाद कपड़े बदल लिए थे, इस्तीफा देना पड़ा था उनको। प्लीज थोड़ा मुझे समझ लीजिए। मुंबई हमले के बाद शिवराज पाटिल ने कपड़े बदल दिए थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ये तो ये भारत है। आप लोगों ने इस्तीफे मांगे थे, इस देश के तमाम लोगों ने इस्तीफे मांगे, देना पड़ा उनको। मुझे थोड़ा सा समझिएगा प्लीज, 30 सेकंड का। कि देखिए सबसे पहले मैं अनइंटरप्रेट थोड़ा चाहूंगा, आपकी गुजारिश मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहले बातचीत है कि देखिए ये मौका जिस तरीके से मतलब ठीक है, बेंच जो है उनके बच्चों को लेकर के जो बातचीत थी, तो उसी प्रकार से देखिए इस तरह की टिप्पणियों करने के लिए कोई समय नहीं है। देश के जो लोग हैं, तो उनके मतलब जो जैसे लोग शहीद हुए, चाहे फोर्सेस के थे चाहे मतलब के जो सिविलियन थे, तो मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। सारा देश उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। और आगे उसके बाद में जो रिटेलिटरी जो एक्शन जो लिया गया, वो भी बेहतरीन अपने तरीके से करने का काम किया गया। चूक हुई उसमें कोई डाउट नहीं, चूक कहीं ना कहीं हुई, लेकिन क्या इससे पहले जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स और अन्य चीजों को लेकर किया गया, तो कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से जैसे कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो कम से कम इस फॉर्म मतलब कि जो अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें कम से कम इस तरह की चीजें तो नहीं हो रही। इससे पहले देखिए मान के चले कि वीके सिंह को क्यों मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उस टाइम के जनरल को, क्योंकि उनको ये लगा था कि उस टाइम पे जैसे सब स्टैंडर्ड जब बुलेट प्रूफ जैसे वेस्ट दी गई थी, जो कि आर पार गोली निकल जाती थी, और एक पर्टिकुलर कैलिबर से ऊपर की गोली चलाने का आदेश नहीं होता था कि उनके मतलब हाथ बांध जाते थे। और उसके बाद अब खुली छूट है पूरी सिक्योरिटी फोर्स को। मेरे काफी खुद मतलब स्वयं जैसे वहां पे जो मतलब उच्च पद पे आसीन जैसे कि जो सेना के जो हैं लोग, तो उनसे मेरी खुद की मैंने कुछ से मैंने बातचीत की और मैं खुद जानता हूँ, और मैं खुद मतलब कईयों को मतलब पर्सनली जानता हूँ। तो उन्होंने खुद बोला कि उसके बाद में मोदी सरकार आने के बाद हमें खुली छूट मिली हुई है, और सामने सामने खड़े होकर के जो मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो क्या बने, हमने सबको नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरीके से कहीं को नजर नहीं आता। तो देखिए अभी जो भी है सारे देश को इकट्ठा एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। कोई अगर दिक्कत परेशानी तो बाद में हम लोग इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। और मैं साथ साथ प्रतिपक्ष जो है उनकी भी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने एक सुर में एक मत में प्रधानमंत्री का साथ देने का काम किया, सरकार का साथ देने का काम किया, गृह मंत्री के कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर उनके कंधे से कंधा मिला करके, और सबने एक सुर में बोला कि हमें मतलब कि प्रतिकार करना पड़ेगा, हमें जो जवाबी कार्रवाई उसमें हम लोग साथ में हैं, तो उसी को करना पड़ेगा साथ साथ। लेकिन देखिए मतलब लेकिन देश जो है उनको भी कहीं ना कहीं चटनी में नमक कम करने वाला रवैया बदल के कहीं ना कहीं तरीके से जो भी चीजें हो पाएंगी उसमें इकट्ठा और एक सुर में और किस तरीके से हम लोग जवाब दे पाए वो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जिस तरह देखिए आज जैसे कि दूतावास में जिस तरह के हमले की बातचीत है, तो उसमें थोड़ा बहुत जनता से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर करेंगे तो उसका एक्शन का रिएक्शन कहीं इस्लामाबाद में नजर आएगा, तो उसी ना करें। किसी भी जैसे इस तरह का हिंसा का कोई जगह मतलब हिंसा की कोई जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं देख के सोच समझ के चीजों को करने का काम करें, भाई यही मेरी गुजारिश रहेगी। और साथ में अगर मेरी तरफ से कुछ चीज का जैसे अगर भदौरिया जी अन्य किसी को कुछ अगर कोई गड़बड़ कुछ लगी हो, तो मैं अपने शब्द जो है उनको अपने तरीके जो मैंने बोला है, तो मेरे अपने विचार हैं जैसे आप लोगों ने बताया। लेकिन ये समय उस तरह की चीजों का नहीं है जिस तरह से इलू और ये सब जो चीजें, तो मैं इन चीजों मतलब सख्त मुझे एतराज है और मैं इसी चीज को मतलब उठाने का मतलब जो मैंने बताया, तो उसको कृपा करके बिल्कुल अन्यथा इसको ना लिया जाए। ठीक है, ठीक है। आलोक भदौरिया जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जरा विदेश के मसलों पर हम चर्चा कर लेते हैं, चूँकि आपको बहुत अच्छी जानकारी है और तमाम विदेशी मीडिया संस्थानों के लिए आप लिखते पढ़ते रहे हैं। आलोक जी, इस सब पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी के रूप में हम किस तरीके से देखें, दुनिया के जो देश हैं वो कैसे हमारे साथ इस मसले पर खड़े नजर आएंगे? जहां तक दुनिया के देशों की मामला है, तो आतंकवाद के पक्ष में तो कोई भी देश खड़ा नहीं हो सकता सैद्धांतिक तौर पे, ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन देश की एक छवि होती है, वो छवि ऐसी होती है कि एक मजबूत नेता की छवि होनी चाहिए, मजबूत देश की, नेता की नहीं, मजबूत देश की छवि होनी चाहिए। वो देश ऐसा है कि जो वो सरेंडर नहीं करता और जो वो एहतियाती कदम उठाता है।
आप ये मान करके चलिए, देखा अगर आपने जैसे एक अमेरिका की भी बातें करते हैं, रशिया की बातें करते हैं, जैसे अमेरिका क्या करते हैं या इजराइल की आप बातें करते हैं, तो वहां जब आप बात करते हैं तो आप दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, उन्होंने सामरिक केवल एक आक्रामक ही रुख नहीं है, उनका रक्षात्मक जो तरीके हैं या जो रक्षात्मक जो उपकरण हैं या जो अनुसंधान है वो भी बहुत आगे हैं। आज आप अगर अमेरिका में अगर आप करना चाहे तो अमेरिका के पास में पैट्रियोटिक मिसाइल्स हैं, वो इतनी अच्छी मिसाइल्स हैं कि आप उसके एयरफोर्स मतलब जो एयर जो सिस्टम होता है उसमें आप भेद नहीं कर सकते। एक चीज ये है, इजराइल ने भी आयरन डोम बनाया था, तो आयरन डोम में केवल एक कमी थी, एक कमी सिर्फ ये थी कि वो बड़े स्केल पे वो ड्रोन या हम लोग रॉकेट को नहीं कर सकता था एड्रेस, छोटे मोटे कर सकता था। तो वो ईरान ने भी और बाकी हमास ने भी सब वो किया कि इकट्ठे 200-300 इतने बड़े पैमाने पर ले गया कि उनका आयरन डिफेंस जो सिस्टम था आयरन डोम वो काम नहीं कर पाया। तो महत्वपूर्ण चीज तो ये है। और जहां तक देशों की बात है कि देश आपके पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन आपको खुद मजबूत होना पड़ता है और आपको अपनी प्रायोरिटी रखनी पड़ती है। अभी मैं दिनेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देश को एक होना चाहिए, ऐसे मौके पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पर क्या प्रधानमंत्री को भी सर्वदलीय बैठक पर नहीं भाग लेना चाहिए? ये भी तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मुद्दे को भी नहीं करना चाहिए। अगर अलग थलग चलेंगे, आप अपने को अगर सबसे ऊपर रखेंगे तो आप राजा नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये संविधान है। ठीक बात है, ठीक बात ये है नहीं कहा जी कि आपकी जो मर्जी आएगी अब वो करेंगे, आप नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं आपने बुलाया, क्यों नहीं संसद की एक आपातकालीन बैठक बुला ली गई? और सर्वदलीय बैठक भी, इससे पहले भी एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसकी भी अध्यक्षता आपने नहीं की थी। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री वहां पे एक रहता है, मतलब अब तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी अधिकार है, आप उसको जब यूनिफाइड कमांड की बैठक होती है उसमें उसको शामिल नहीं करते। टेक्निकली सही है, आप शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब यूटी हो गया तो आप केंद्र पे आ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल अलग है। अगर मुख्यमंत्री को भी इस लायक नहीं समझा जाता कि वो सुरक्षा के लिए राज्य में कोई उपाय किए जा रहे हैं, उसमें उसको शरीक किया जा सकता है, तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप दूसरों से तो अपेक्षा करें कि सारे लोग आपके साथ हो? आप भी क्या किसी को साथ में रखना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी विदेश नीति की अगर आप बात करें तो भारत भी अपने पड़ोसी देशों के जितने भी हैं पड़ोसी देश हमारे, वो चीन के ज्यादा पक्ष में झुकते हुए चले जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। ये भी एक हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी चुनौती है और इसको एक एड्रेस करना होगा। ठीक बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात आलोक जी ने कही। निश्चित तौर पर एक बात पे पूरा देश सहमत है कि हम सबको एक होना चाहिए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह साहब फोन लाइन पर जुड़े हैं, कुछ नेटवर्क गड़बड़ था। मेजर साहब, मैं आपके पास सीधे रुख कर रहा हूँ। इस पूरे घटनाक्रम में मैं सिक्योरिटी के पॉइंट से ही आपसे बात करूँगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी व्यक्ति ना होना वहाँ, खुला मैदान आतंकवादियों को मिल जाना, इंटेलिजेंस फेल्योर, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? मेजर मोहम्मद अली शाह, मेजर मोहम्मद अली शाह, मुझे लगता है कि संपर्क उनका टूट गया है। और सबसे अहम सवाल यही है। आलोक जी, एक सवाल और आपसे मैं ले लेता हूँ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? जो प्रधानमंत्री जी ने चेतावनी दे दी, उन्होंने कहा कि मैं दुनिया में कहीं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हमें अब किस तरीके से बढ़ना चाहिए? क्योंकि जो रिएक्शन है वो भी होगा कहीं ना कहीं, और उस रिएक्शन को कि हमारा आगे कोई नुकसान ना हो और उसके अलावा हम आतंकवाद को कड़ी छोड़ दें, तो क्या हमें अपनी नीतियों को लेकर कोई बात करनी चाहिए अलग से? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और देश के लिए, स्वाभिमान के लिए भी जरूरी होता है एक तो ये कि विदेशी संबंध आपके एक अच्छे हों और विदेश नीति एक इस तरीके से हो कि आपकी दुनिया में आपके पास में दोस्त ज्यादा खड़े हों। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरा ये है कि आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि घटना को कैसे आप रोक सकें और इसके लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर वहां से चले आए, मेरा मानना है, बहुत छोटा सा मानना है, आजकल सैटेलाइट का जमाना है, क्या वहां पे कोई वो रियल टाइम कोई मॉनिटरिंग नहीं हो सकती थी?
क्या हमारे पास वो व्यवस्था थी कि अगर कोई वहां पर कोई हथियार लेकर के जा रहा है तो हम कैमरे से उसको कर लें? आज कैमरा तो चप्पे चप्पे पे लगा हुआ है। आजकल चीन चले लोग, जाइए। आलोक जी, आजकल लोग बंगले के बाहर लगा लेते हैं। कोई व्यक्ति आता है, आवाज करने लगता है, फोटो भेजने लगता है। वो अपने अपने तो बंगलों जवाब के ही- सामने प्राइवेट कैमरे से आ गए हैं कि वो फोटो भेजने लगते हैं आपको फोन पर, आपके किस तरीके के अच्छा, लोग आ गए हैं आपके घर के बाहर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी। कि जब आपकी एक अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है 10 दिन के बाद में, मेरे ख्याल से शायद तारीख मेरे को ध्यान नहीं आ रही है, मई के शुरू में ही चालू हो जाती है वो। जी। तो जब अमरनाथ यात्रा भी आती है तो क्या 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपने कैमरे नहीं लगाए? अगर कैमरे लगाए, वही बात है कि रेस्पॉन्स टाइम आपका क्या है, आप क्यों नहीं चेक कर पाए? पहली गोली आतंकवादी ने चलाई तो उसकी गूंज कितनी दूर तक गई, और जितनी दूर तक गई तो वहां पे कोई सेना का, आर्मी का, सीआरपीएफ का किसी का कोई अधिकारी नहीं था, पुलिस का कोई अधिकारी नहीं था। किसी ने कितनी देर वहां पर भेजा? रेस्पॉन्स टाइम। दुनिया में देखिए, कभी भी आप अपराध को या किसी आतंकवादी घटना को 100% रोक लेंगे, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन आप पलटकर कितनी तेजी के साथ में जवाब दे सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रेस्पॉन्स टाइम के लिए आपको जो भी सुरक्षा व्यवस्था है, जो भी सुरक्षा कर्मी है, उनको आपको संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। नाइट विजन कैमरा से लेकर सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास अभी तक नहीं आया कि किस सुरक्षा कर्मी ने सबसे पहले वहां पर गोली चलाई, कौन वहां सबसे पहले पहुंचा। हाँ, वहां इस पर तरह यही की कोई घटना चर्चा अभी नहीं आ रही है। और उस बैसरन घाटी से एग्जिट करने के लिए 5 रास्ते, आने के लिए 5 रास्ते, तो अभी भी बड़ा मुश्किल है कि किस रास्ते से आए, कहाँ गए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दिनेश सिंह जी, एक छोटा सा टिप्पणी अंतिम कि हमको अब किस तरह बढ़ना चाहिए, कार्यक्रम खत्म करूंगा इसके बाद। दिनेश जी। धन्यवाद रुपेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जैसे जो चूक रही तो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और उनसे मतलब अपने तरीके से लोकल जो है उनकी मदद भी लेनी चाहिए। दूसरा देखिए, साथ साथ में जैसे कि इंग्लिश में कहावत होती है कि यू हैव टू बी लकी एवरी टाइम बट दे हैव टू बी लकी जस्ट वंस। तो उस तरीके से उस चीज पे लेके चलना चाहिए कि भाई एक तरह से एक बार भी चूक अगर हो तो उसी में विश्लेषण करके देखें कि चूक क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, कि पोरस बॉर्डर्स को लेके चलें, चाहे ड्रोन से निगरानी करने काम करें या कुछ भी करें, लेकिन तरीके से करके। दूसरा, लोकल्स को भी देखना पड़ेगा कि अगर आप लोग किसी विदेशी मतलब कि जैसे आतंकवादी या कुछ भी है उसका सपोर्ट अगर करेंगे तो नुकसान जो होगा पूरे देश का होगा। और दूसरे जैसे कि बाहर के देशों की अगर बातचीत करें तो मैं थोड़ा सा एडिशनल चाहूंगा आपकी इजाजत से कि देखिए, यहाँ पर जैसे कम्पिटिटिव वर्ल्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, उनकी जरूरत गिव एंड टेक पॉलिसी में सब चीजें होती है। अमेरिका का इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा भारी है कि यहाँ पर अमेरिका चाह करके भी अगर कोई बाहर से कुछ चीज होगी तो बड़ी से बड़ी जो चीज होगी तो उसको उस तरीके से यहाँ पर होने में मदद हमारी करनी पड़ेगी उसको। जी, थैंक उस यू। तरीके से वो चीजें हैं। और चाइना को रोकने का हमने जो पहले से काम किया तो उसमें हमने बेहतरी हासिल की है पहले से। तो मेरा यही कहना है रुपेंद्र जी कि मतलब पूरे तरीके से चाक चौबंद होकर के और देश के हर आदमी को, हर व्यक्ति को, चाहे वो Thank किसी you. भी मतलब कि वॉक ऑफ लाइफ। थैंक यू। मेजर शाह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुछ अब व्यवधान आ रहा है। मेजर साहब, आपके साथ मैं फिर से गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या इस पूरे घटनाक्रम में सिक्योरिटी का चूक बहुत बड़ा नजर आ रहा है इसमें? जी, जय हिंद और माफ कीजिएगा, मैं जरा बाहर था तो इंटरनेट था नहीं, कमजोर था, तो इसलिए मैं फोन पे आ गया। जी, प्लीज। आपका बड़ा सा सवाल है। देखिए, बात ये है कि अगर रक्षा मामले की बात करते हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया था कि इन पे हम ऐसा कुछ कार्रवाई करेंगे जिसकी इनको कल्पना भी नहीं होगी। तो ऑलरेडी कल शाम को मीटिंग में 5 प्रतिबंधियां हमने लगाई है पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ पे ये पानी नदी की भी बात है, इनके डिप्लोमेट्स को छोड़ के जाना पड़ेगा हिंदुस्तान से। ऐसे कई अच्छे निर्णय लिए हैं जहाँ पे हमने इनको इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली हिट किया है। जी। अभी लोग कह रहे हैं मिलिट्री एक्शन क्या होगा। वही तो मिलिट्री एक्शन वो होएगा जहां पे ये कल्पना भी नहीं कर सकते, इनको ये सोचेंगे भी सपने में। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो मेरे साथी में जाबा साथी, उन्होंने हिस्सा लिया था इसमें, उनका नाम नहीं लूंगा मैं जी। हमें जाबा साथी, उन्होंने मेरे को ये कहा था कि जब वो सोने वाले थे, बाकी पूरी बार देश होने वाला था, तब तक लोगों को उनका नाम तक मालूम नहीं था, क्या होने वाला नहीं था। जब वो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर जब वो लोग जागे रात को, सुबह को, तो उनको मालूम पड़ा ऐसा हिंदुस्तान कार्रवाई कर चुकी है पाकिस्तान के ऊपर कामयाबी से। तो यानी कि कल तक लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि भाई क्या होने वाला है। अभी सडनली एकदम से उठे, बहुत बड़ी आफत आ गई इनके ऊपर, और ऐसी आफत आएगी, आने वाली है पाकिस्तान के ऊपर। आप लिख देख लीजिए, आप देख लेना।
अरे इनकी ऐसी धज्जियां उड़ेंगी अभी। ऑलरेडी अमेरिका ने तो इनका एक्स फॉर्मली ट्विटर अकाउंट हटा दिया है इनकी सरकार का, क्योंकि एलॉन मस्क का है। ये झूठ बोलते हैं ट्विटर पे, अफवाह फैलाते हैं। तो एलॉन मस्क ने ऑलरेडी ट्विटर अकाउंट इनका एक्स हटा दिया है। वो किसका दोस्त है? डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप किसका दोस्त है? हमारे देश के प्रधानमंत्री का। तो बात ऐसी है कि अभी पाकिस्तान छटपटाया हुआ है, हिला हुआ है, डरा हुआ है। उनके जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको मैं एक और उसामा बिन लादेन नहीं कहूंगा, वो मिलिटेंट है, वो उग्रवादी है, इतना बड़ा जनरल, तो डरा हुआ बंकर के अंदर नीचे छुप के वहां से आदेश दे रहा है। वो एक दो जनरल इनका भगोड़ा हो चुका था। जनरल परवेज मुशर्रफ भगोड़ा हो गया था वहां से जनरल। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त नहीं है, ऑलरेडी मैं वो लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आलोक जी का बहुत धन्यवाद, ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ, मेजर मोहम्मद अली शाह, मौसमी सचदेवा, दिनेश सिंह जी गेट, सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वास्तव में एक बहुत अच्छी बात हुई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और आतंकवादियों ने ये पूरी कोशिश की थी कि धर्म पूछ कर किलिंग करो, मारो लोगों को, तो भारत में दंगे भड़केंगे, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। लेकिन इस देश, ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये मौलाना हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी का ये देश है। इस देश ने उस सांप्रदायिक एकता के तारों को टूटने नहीं दिया। कुछ लोग हैं ऐसे जो राष्ट्रवाद के नाम पर आतंकवाद के साथ खड़े नजर आते हैं। उनकी करतूतें ऐसी हैं, उनके बयान ऐसे हैं कि वो आतंकवाद के साथ खड़े नजर आते हैं। वो राष्ट्रवादी नहीं है। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। बहुत बहुत नमस्कार।